नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय उपमहाद्वीप की एक सबसे पुरानी और शायद सबसे रहस्यमयी सभ्यता की परतों को खोलने जा रहे हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है। हाँ, कोई इसे हड़प्पा सभ्यता कहता है, कोई सिंधु घाटी और अब तो सिंधु सरस्वती सभ्यता भी। तो आज हम सिर्फ तथ्य नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये समझेंगे कि ये लोग थे कौन। और उनकी दुनिया कैसी थी आज से कोई 4,500 साल पहले। बिल्कुल, हमारा मकसद ये समझना है कि ये सभ्यता इतनी असाधारण क्यों थी, उनके शहर कैसे थे, उनकी जिंदगी कैसी थी और फिर आखिरकार इसका अंत कैसे हुआ। और मैं तो कहूंगी कि इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प विचार से करनी चाहिए। अच्छा। पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने इसे एक सुसंतुलित समुदाय कहा था। मतलब एक ऐसा समाज जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी नहीं थी। ये तो बहुत बड़ा दावा है ना। उनका मानना था कि ये समाज शोषण पर नहीं बल्कि आपसी समायोजन पर चलता था। और मुझे लगता है कि आज की हमारी पूरी चर्चा इसी विचार के इर्द गिर्द घूम सकती है। बिल्कुल, ये विचार ही अपने आप में एक पहेली है। तो चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम सभ्यता जैसा भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सभ्यता सिर्फ लोगों का एक झुंड नहीं है, इसके कुछ पैमाने होते हैं। जैसे? सबसे पहले तो एक सरकार या प्रशासन चाहिए, कोई ऐसी व्यवस्था जो इतने बड़े समाज को चला सके। फिर आता है शहरीकरण, मतलब योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए शहर, सिर्फ गांव नहीं। और इन शहरों को चलाने के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो नींव है उत्पादक कृषि। मतलब आपके पास इतनी खेती हो कि आप न सिर्फ गांव का बल्कि शहरों में रहने वाले हजारों लोगों का भी पेट भर सके। जो खुद खेती नहीं कर रहे। हाँ, और जब पेट भरा होता है तभी तो समाज दूसरी चीजों पर ध्यान देता है, जैसे शिल्प की विविधता, कुम्हार, जौहरी, मूर्तिकार। और जब इतनी सारी चीजें बनेंगी तो व्यापार भी होगा। एकदम सही। व्यापार, और व्यापार के लिए हिसाब किताब रखना, यानी लेखन। लिखने का कोई ना कोई तरीका। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर होती है एक साझा संस्कृति जो उनकी कला में, उनके रहन सहन में दिखती है। ये सब मिलकर एक सभ्यता बनाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, मतलब लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ये सब तब कर रही थी जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे। और मेसोपोटामिया में जिगुरात, ये दुनिया की 3 महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, और शायद सबसे बड़ी भी। हाँ, इसका फैलाव तो बहुत ही ज्यादा था। बहुत ज्यादा। ये सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में फली फूली। लेकिन एक और नदी थी जो शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अच्छा, वो कौन सी? सरस्वती। आज तो ये नदी घग्गर हाकरा के नाम से जानी जाती है और ज्यादातर सूखी रहती है, पर उस जमाने में ये एक विशाल नदी थी। ओहो, तो इसी वजह से इसके नाम को लेकर इतनी बहस होती है। पहले सिंधु घाटी, फिर हड़प्पा सभ्यता, और अब सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम ज्यादा सही माना जाता है। और इसका एक ठोस कारण है। क्या? सरस्वती नदी के सूखे हुए रास्ते के किनारे बस्तियों का एक बहुत बड़ा जाल मिला है। राखी गढ़ी और कालीबंगन जैसे बड़े बड़े शहर इसी नदी के किनारे थे। मतलब इसका दिल शायद सरस्वती के मैदानों में धड़कता था। कह सकते हैं। इसका फैलाव आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक था। इतने बड़े इलाके में फैलना ही अपने आप में कमाल है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान तो मुझे उनके शहरों की बनावट करती है। बिल्कुल, वो कोई बेतरतीब ढंग से बसे गांव नहीं थे। वो इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। ग्रिड पैटर्न था ना, सड़कें सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। हाँ, अक्सर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में। सोचिए, बिना सैटेलाइट या आधुनिक उपकरणों के उन्होंने ये कैसे किया होगा। ये एक बहुत ही उन्नत नगर नियोजन की समझ दिखाता है। और ये भी तो था कि शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे, एक ऊपरी नगर और एक निचला नगर। इसका क्या मतलब निकालें? क्या समाज में कोई बंटवारा था? ये एक स्वाभाविक अनुमान है। ऊपरी नगर, जिसे दुर्ग भी कहते हैं, ऊंचाई पर होता था और किलेबंद। शायद वहां शासक या पुजारी वर्ग रहता था। और निचले नगर में आम लोग? हाँ, कारीगर, व्यापारी, मजदूर। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। धोलावीरा में 2 नहीं 3 हिस्से थे। और सबसे खास बात, निर्माण की गुणवत्ता, यानी ईंटों का आकार, नालियों की बनावट, वो सब ऊपरी और निचले दोनों नगरों में लगभग एक जैसी थी। 1 मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है।
अगर अमीर और गरीब का फर्क था तो उनके घरों की क्वालिटी में भी तो फर्क होना चाहिए था। यही तो इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है। क्या ये एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता को दिखाता है जो सब पर एक ही बिल्डिंग कोड लागू करवाती थी? या फिर ये बीबीलाल की उस बात को सच साबित करता है कि ये एक सुसंतुलित समुदाय था जहां बुनियादी सुविधाएं सबके लिए थीं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बहस है। और सार्वजनिक सुविधाओं की बात करें तो मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का जिक्र तो करना ही होगा। वो तो वाकई शानदार है। हाँ, ग्रेट बात। लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, पक्की ईंटों का तालाब, और उसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक डामर का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका मकसद क्या था? कोई स्विमिंग पूल तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। खासकर जब हमें पता है कि ज्यादातर घरों में अपने निजी बाथरूम और कुएं थे। तो फिर सबसे मजबूत थ्योरी यह है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता था, शायद सामूहिक शुद्धि के लिए। अब जरा इसकी तुलना कीजिए। मिस्र में सबसे बड़ी इमारतें क्या हैं? राजाओं के मकबरे। मेसोपोटामिया में देवताओं के विशाल मंदिर, और यहाँ एक सामुदायिक अनुष्ठान का केंद्र। ये उनकी सोच के बारे में बहुत कुछ बताता है। राजा से ज्यादा शायद समुदाय महत्वपूर्ण था। और शुचिता यानी साफ सफाई। उनका जल प्रबंधन सिर्फ इस स्नानागार तक ही सीमित नहीं था। हाँ, ये तो कमाल ही है। मतलब पूरे शहर में भूमिगत नालियों का नेटवर्क था। और वो भी ढकी हुई नालियां, जिनमें सफाई के लिए मैनहोल्स भी थे। ये दिखाता है कि वे जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ को कितनी अहमियत देते थे। और ये सुविधा सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, पूरे निचले नगर में थी। और धोलावीरा में तो और भी गजब का काम हुआ। हाँ, वहां तो बारिश के पानी को जमा करने के लिए चट्टानों को काटकर बनाए गए 6 से ज्यादा विशाल जलाशय थे। सबसे बड़ा वाला 73 मीटर लंबा था। ये सब एक बहुत ही कुशल नगरपालिका प्रशासन की ओर इशारा करता है। बिना किसी शक के। अच्छा, तो इन शानदार शहरों में रहने वाले लोग खाते क्या थे? क्या उनका खाना भी उनकी इंजीनियरिंग जितना ही उन्नत था? हाँ, कह सकते हैं। उनका आहार काफी विविध और पौष्टिक था। वे जौ, गेहूं, कई तरह के बाजरा और दालें उगाते थे। और हाँ, वे यूरेशिया में कपास उगाने वाले पहले लोग थे। कपड़े बनाने के लिए? बिल्कुल। वे मवेशी पालते थे, मछली पकड़ते थे। और एक बहुत मजेदार खोज हुई है ना अभी। हाँ, मिट्टी के बर्तनों के विश्लेषण से पता चला है कि उनमें हल्दी, अदरक और केले के भी अवशेष मिले हैं। हाँ, ये एक बहुत रोमांचक खोज है। इसका मतलब है कि वे सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते थे, उनके खाने में स्वाद था, मसाले थे। सोचिए, आज से 4500 साल पहले उनकी रसोई में हल्दी और अदरक की महक होती होगी। ये हमें उनके रोजमर्रा के जीवन के बहुत करीब ले जाता है। और वो सिर्फ अपने खेतों पर निर्भर नहीं थे, वे बहुत बड़े व्यापारी भी थे। बहुत बड़े। उनका व्यापार नेटवर्क कमाल का था। एक तरफ गुजरात से लेकर अफगानिस्तान तक और दूसरी तरफ समुद्री रास्ते से मेसोपोटामिया यानी आज का इराक और ओमान तक। ये कांस्य युग का एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था। एकदम। और इसके सबूत भी बहुत ठोस मिले हैं। जैसे वो गुजरात में बनने वाले लाल पत्थर कार्नेलियन के मन के, जो मेसोपोटामिया के शाही मकबरों में मिले हैं। बिल्कुल। सोचिए, यहाँ बना एक हार हजारों किलोमीटर दूर किसी रानी के गले की शोभा बढ़ा रहा था। और वो हाथी दांत का कंघा जो हड़प्पा में बना और मिला ओमान के तट पर। हाँ, वो भी एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक लग्जरी आइटम था। और इस समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था गुजरात का लोथल, जहाँ दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड मिला है। वो तो बहुत ही विशाल है, 217 मीटर लंबा, 2 फुटबॉल मैदानों से भी ज्यादा। हाँ, वहां जहाज आकर रुकते थे, माल उतारा और चढ़ाया जाता था। एक विशाल बंदरगाह था वो। इतने बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए तो पहचान की जरूरत पड़ती होगी। यही पर उन हजारों मोहरों का काम आता है जो खुदाई में मिली हैं। बिल्कुल। वो मोहरें जो नरम पत्थर स्टेटाइट से बनी होती थीं, वो एक तरह से आज के बिजनेस कार्ड या कंपनी लोगों की तरह थी। उन पर जानवरों के चित्र बने होते थे, एक सींग वाला जानवर, कुवड़ वाला बैल, बाघ, और ऊपर कुछ लिखा होता था, एक ऐसी लिपि में जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। यही तो इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। सबसे बड़ा। उन जानवरों में भी वो एक सींग वाला जानवर, जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, वो सबसे ज्यादा मोहरों पर क्यों मिलता है? क्या था वो कोई असली जानवर? ये एक बेहतरीन सवाल है। वो इतना ज्यादा मिलता है कि लगता है कोई बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक या सामाजिक प्रतीक रहा होगा, शायद किसी कबीले का चिन्ह। पर जब तक हम लिपि नहीं पढ़ लेते,
हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी काफी दिलचस्प लगती है। कांसे के आईने, सुंदर मिट्टी के बर्तन और वो पत्थर के वजन। हाँ, वो वजन दिखाते हैं कि उनका नाप तोल का सिस्टम कितना मानकीकृत था। और बच्चों के लिए खिलौने भी। धोलावीरा से एक गेम बोर्ड और मिट्टी की सीटी मिली है। सोचकर ही मजा आता है कि आज से 4,500 साल पहले भी कोई बच्चा मिट्टी की सीटी बजाकर अपने माता पिता को परेशान कर रहा होगा। हाँ, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। और कला की बात करें तो पुरोहित राजा की मूर्ति। और डांसिंग गर्ल की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति। हाँ, ये सिर्फ कलाकृतियां नहीं है, ये कहानियां कहती हैं। वो पुरोहित राजा कितना शांत और ध्यानमग्न लगता है, किसी योद्धा राजा जैसा नहीं। और डांसिंग गर्ल के पोज में जो आत्मविश्वास है, वो उस समाज में महिलाओं की स्थिति के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। ये सब सुनकर तो यही लगता है कि ये एक बेहद स्थिर, समृद्ध और काफी हद तक शांतिपूर्ण सभ्यता थी। लेकिन फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बिखर गया, शहर वीरान हो गए? ये एक बहुत बड़ा और विवादित सवाल है। पहले एक थ्योरी दी जाती थी कि बाहर से आर्यों ने आक्रमण किया। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। पर इस थ्योरी के पक्ष में कोई पुरातात्विक सबूत नहीं मिला है। हमें कहीं भी बड़े पैमाने पर युद्ध या नरसंहार के निशान नहीं मिलते। लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि उनके हथियार लकड़ी जैसे किसी पदार्थ से बने हों जो नष्ट हो गए? या फिर बिना सेना के इतने बड़े व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा कैसे होती होगी? ये एक बहुत जायज संदेह है। हो सकता है कोई सुरक्षा व्यवस्था रही हो, लेकिन हमें मिस्र या मेसोपोटामिया जैसी बड़ी सेना या युद्ध के सबूत नहीं मिलते। इसीलिए ज्यादातर विशेषज्ञ अब आक्रमण के सिद्धांत को नहीं मानते। आज दो मुख्य कारणों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और दोनों पर्यावरण से जुड़े हैं। बिल्कुल। पहला है जलवायु परिवर्तन। लगभग 2200 ईसा पूर्व के आसपास पूरी दुनिया में एक बड़ा सूखा पड़ा। मॉनसून कमजोर हो गया, बारिश कम हो गई। और ये सभ्यता तो पूरी तरह खेती पर निर्भर थी। हाँ, जब पीढ़ी दर पीढ़ी बारिश कम होने लगे तो शहरों को खिलाना नामुमकिन हो जाता है। और दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण सरस्वती नदी का सूखना। बिल्कुल। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये एक धीमी, पीढ़ियों तक चलने वाली तबाही थी। टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण नदी ने या तो अपना रास्ता बदल लिया या उसका पानी पीछे से आना बंद हो गया। और वो महान नदी जिसके किनारे सैकड़ों बस्तियां बसी थी, धीरे धीरे एक मौसमी नाले में बदल गई और फिर रेत में खो गई। ये एक पूरी सभ्यता की जीवन रेखा का कट जाना था। लोगों के पास उस जगह को छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो ये कोई अचानक हुआ अंत नहीं था, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी। पर क्या इसे अंत कहना सही है? नहीं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। शहर वीरान हो गए, व्यापार टूट गया, लेखन कला भी शायद भुला दी गई, लेकिन लोग खत्म नहीं हुए। वो कहीं और चले गए। हाँ, वो पूर्व और दक्षिण की ओर छोटे छोटे गांव में बस गए। उनकी शिल्पकला, खेती के तरीके और शायद कुछ मान्यताएं भी जिंदा रहीं और बाद में भारतीय सभ्यता के अगले चरण में घुल मिल गईं। तो ये एक शहरी अध्याय का अंत और एक नए ग्रामीण अध्याय की शुरुआत थी। हाँ, एक पतन से ज्यादा एक परिवर्तन था। तो आज हमने देखा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता अपने समय से कितनी आगे थी। योजनाबद्ध शहर, शानदार जल प्रबंधन, एक विशाल व्यापारिक नेटवर्क। और हमने ये भी समझा कि कैसे पर्यावरण में आए बदलावों ने इस महान सभ्यता को घुटनों पर ला दिया, जो हमें याद दिलाता है कि कोई भी सभ्यता अपनी प्रकृति से कितनी गहराई से जुड़ी होती है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार के साथ आपको छोड़ जाते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर मिली वो लिपि, वो लिखावट आज भी एक रहस्य है। सोचिए, अगर कल कोई इस कोड को, इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाता है तो इतिहास की कितनी किताबें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। हमें शायद उनके राजाओं के नाम पता चल जाएं, या शायद उनके कोई राजा थे ही नहीं। हमें उनके देवताओं, उनकी प्रार्थनाओं और उन मोहरों पर बने जानवरों के असली मतलब के बारे में पता चल सकता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका हल होना भी बाकी है। और शायद यही रहस्य इस सभ्यता को आज भी इतना आकर्षक और जिंदा बनाए रखता है।